हमारी आन पाकिस्तान का डायनामिक फॉरेन मिनिस्टर जनाब शाह महमूद कुरैशी साहब। सबसे पहले तो मैं PTI USA का आपकी तंजीम का अपनी दिल की अदा गहराइयों से शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ कि इस मुख्तसर वक्त में और नोटिस पर आपने ज़हमत गवारा की और तशरीफ़ लाए और मुझे ये इज़्ज़त बख्शी। ये जो प्रोग्राम मेरा न्यूयॉर्क का बना, ये कोई इसकी कोई बाकायदा मनसूबाबंदी नहीं थी, पहले से तयशुदा प्रोग्राम नहीं था। आपके इल्म में है कि एक हंगामी सूरत हाल ने जन्म लिया और उस सूरत हाल की वजह से यह आना पड़ गया। 27 रमज़ान की रात को क़िबला अव्वल मस्जिद अक्सा पर जो कुछ हुआ वो आपने अपनी आंखों से खुद देखा। निहत्ते नमाजियों पर स्टन ग्रेनेड फेंके गए, वाटर कैनन्स का इस्तेमाल किया गया, लाठीचार्ज किया गया, टेयर गैस का इस्तेमाल किया गया और रबड़ बुलेट्स भी वहाँ इस्तेमाल की गई। वो वहाँ नवाफिल के लिए गए थे, कोई झगड़ा, कोई एहतजाज का ना इरादा था ना नीयत थी। मस्जिद अक्सा एक ऐसी जगह है जो सिर्फ मुसलमानों के लिए मुकद्दस नहीं, ईसाइयों के लिए मुकद्दस है। सिर्फ ईसाइयों के लिए मुकद्दस नहीं, यहूदियों के लिए भी मुकद्दस है। उसकी बेहुरमती की गई और उसके तकद्दुस को पामाल किया गया। लामोहाला उसका एक रिएक्शन आना था और वो आया और आपने देखा कि लोगों ने एहतजाज किया और उस एहतजाज की नजर फिर आपने देखा कि एक फिर 11 दिन की एक जुल्म की दास्तान आपने अपनी आंखों से देखी है। गजा की पट्टी पर, वेस्ट बैंक पर और मुख्तलिफ इलाकों में जो फलस्तीनियों के साथ हुआ, जिस तरह उनको निशाना बनाया गया इजराइल की अफवाज ने आपके सामने, खबरों को दबाया गया, यकतरफा वोटिंग की गई और हालात को छुपाने की कोशिश की गई। लेकिन आज के जमाने में, इस सोशल मीडिया के जमाने में, एक सिटीजन जर्नलिस्ट के जमाने में चीजों को पोशीदा रखना मुमकिन नहीं है। हकायक सामने आने शुरू हो गए, हकीकत ने पर्दा चाक किया और जैसे जैसे पर्दा चाक हुआ लोगों का रिएक्शन सामने आना शुरू हुआ। न सिर्फ फलस्तीन में, न सिर्फ उम्मा के मुख्तलिफ ममालिक में, आपने देखा कि पूरी मगरिब में भी एक एहतजाज की कैफियत बर्पा हुई। आपके अपने अमेरिका में आपने देखा कि शिकागो में एहतजाज हुआ। आपने देखा कि मिशिगन में कम से कम 2-2.5 लाख लोग सड़कों पे आए। आपने ब्रुकलिन का एहतजाज देखा और बहुत से इलाके हैं जो शायद आप मुझसे बेहतर समझते हैं, मेरे इल्म में न हो। आपने देखा कि लोगों ने एहतजाज किया। आपने लंदन में एहतजाज देखा, आपने मैड्रिड में एहतजाज देखा, आपने सिडनी में लोगों को सड़कों पर निकलने देखा, आपने ब्रसल्स में देखा, आपने बर्लिन में देखा, आपने पाबंदी के बावजूद फ्रांस में और पेरिस में लोगों को सड़कों पर निकलते देखा। ये सब मुसलमान नहीं थे, मुसलमान थे, लेकिन मुसलमानों के अलावा वो लोग भी थे जो कहते थे कि ये ज्यादती है, जो कहते थे कि ये इंसानी हकूक को पामाल किया जा रहा है। वो कह रहे थे कि ये इंटरनेशनल लॉ की खिलाफ वर्जी की जा रही है, जो कहते थे ये जेनोसाइड है, जो कहते थे ये एथनिक क्लेंजिंग की जा रही है। और आपने देखा कि ये आवाज बुलंद होती चली गई। 27 की रात का ये वाकया है और मैं
जनाब वज़ीर आज़म और हमारे चेयरमैन, बल्कि मैं आज उनको चेयरमैन कहूँगा क्योंकि ये पार्टी का फंक्शन है, हुकूमती फंक्शन नहीं है। चेयरमैन इमरान खान साहब ने और मैं उनके साथ था, हम उम्र की शहादत के लिए गए हुए थे, तो हमने फैसला किया कि अगले ही रोज यानी कि 28 रमज़ान मुबारक हम सेक्रेटरी जनरल OIC से रिव्यू करेंगे, उनसे मीटिंग करेंगे। चुनांचे 28 रमज़ान को हमने सेक्रेटरी जनरल से रिव्यू किया और जद्दा में उनसे मुलाकात की। मैं मुलाकात में इमरान खान साहब के साथ मौजूद था। खान साहब ने क्या कहा? खान साहब ने कहा कि ये OIC की जिम्मेदारी है। पाकिस्तान का मौक़िफ़ किसी से ढका छुपा नहीं है। पाकिस्तान का मौक़िफ़ जो है उसका तायुन मैंने नहीं, उसका तायुन कायद आज़म मोहम्मद अली जिन्ना अपने अफकार से कर गए हैं और मैं और मेरी जमात कायद आज़म मोहम्मद अली जिन्ना के बदलाए हुए मौक़िफ़ की तायद में खड़े हैं। लेकिन ये जिम्मेदारी सिर्फ पाकिस्तान की नहीं है, ये जिम्मेदारी पूरी उम्मा की है और OIC उम्मा की आवाज़ है। चुनांचे आप अपना किरदार अदा कीजिए और इस जुल्म सितम से निहत्ते लोगों को बचाइए। फैसला हुआ कि अगले दिन जो परमानेंट रिप्रेजेंटेटिव्स हैं जद्दा में, उनका इजलास बुलाया जाएगा। वज़ीर आज़म ने जो हमारे परमानेंट रिप्रेजेंटेटिव हैं जद्दा में, उनको हिदायत दी, मैंने हिदायत दी कि आप उस इजलास में जाएं और वाशगाफ दो टोक अल्फाज में पाकिस्तान का मौक़िफ़ मेज पे रखें। उन्होंने रखा, बहस हुई, बहस नतीजा खेज निकली, एक जॉइंट कम्युनिके सामने आया और उस जॉइंट कम्युनिके से फैसला हुआ और उससे जन्म लिया OIC के वज़ीर ख़ारजा के हंगामी इजलास, वर्चुअल हंगामी इजलास का फैसला हुआ। हम पाकिस्तान लौटा, जब पाकिस्तान पहुंचा तो मुझे इत्तला मिली कि वो इजलास मुनक़िद हो रहा है और मैंने खान साहब की इजाज़त से उनकी रहनुमाई हासिल करने के बाद उस इजलास में पाकिस्तान की नुमाइंदगी की और पाकिस्तान का मौक़िफ़ जो है उस हंगामी इजलास में जो वज़ीर ख़ारजा का था उसमें मैंने वो अपना मौक़िफ़ पेश किया। अल्हम्दुलिल्लाह उसमें भी एक और कामयाबी हासिल हुई और एक हम जॉइंट स्टेटमेंट पर मुत्तफिक हो गए और वो कभी जॉइंट कम्युनिके आपके सामने है, वो तारीख का हिस्सा है, आप उसका मुताला कर सकते हैं वेबसाइट पे। फैसला हुआ कि बात को आगे बढ़ाया जाए और अक़वाम मुत्तहिदा से रुजू किया जाए। सलामती काउंसिल इस मसले पर उसके ज़ेर गौर था मसला। सलामती काउंसिल की यके बाद दीगर नशिस्तें हुई, 4 नशिस्तें हुई, बेनतीजा रही। घंटों के इजलास के बावजूद सलामती काउंसिल किसी नतीजे पे न पहुंच सकी, इत्तफाक न हो सका। चीन सदारत कर रहा था, चीन के वज़ीर ख़ारजा खुद स्टेट काउंसिलर वोंगी खुद तशरीफ लाए और उन्होंने उस इजलास की सदारत की, सलामती काउंसिल के इजलास की सदारत की और बहस होते बात इस नौबत को पहुंची कि 15 में से 14 मेंबरान एक तरफ और एक मुल्क ने इख्तलाफ किया, वीटो हो गया और वीटो के बाद वो इजलास नतीजा खेज साबित न हुआ। जब इजलास का इख्तिताम हुआ तो तुर्की की वज़ीर ख़ारजा ने मुझे टेलीफोन किया और उन्होंने कहा कि ये सूरत हाल है और क्योंकि पाकिस्तान का मौक़िफ़ मसला फ़लस्तीन पर इतना वाज़े है कि मैं सदर अर्दोगान के कहने पर वज़ीर ख़ारजा आपसे राब्ता कर रहा हूं और आपकी राय लेना चाहता हूं। हमारी राय है, हमारी सोच है कि हम एक हंगामी जनरल असेंबली के इजलास के लिए दरखास्त दें OIC के प्लेटफॉर्म से। मैंने कहा जी मैं बिल्कुल आपसे मुत्तफिक हूं और मैंने उनको अपना इत्तफाक दिया और वज़ीर आज़म पाकिस्तान जनाब इमरान खान साहब को रात ही को इत्तला दी।
ये रात का टाइम था, लेट। उन्होंने मेरा फ़ोन सुना और ने कहा तुमने बिल्कुल सही फैसला किया। और मैंने कहा मैं ये करना चाहता हूँ, ये मेरा इरादा है, मैं इस अज़म से आगे बढ़ना चाहता हूँ। और मैं इमरान खान को कोट कर रहा हूँ और खान कहता है और तारीख का हिस्सा है। मैंने कहा मुझे मेहरबानी फरमाता है, शादी कहती है। मैंने कहा शादी go all out. Let's stand up for our Prime Minister and Foreign Minister. दूसरे दिन सुबह कौमी असेंबली का इजलास था और इजलास में मैं हाजिर हुआ। उस इजलास में अपोजिशन की जमातें मौजूद थी, कायदे हिज़्ब इख्तिलाफ शहबाज शरीफ भी मौजूद थे। पीपल्स पार्टी की सफ़ अव्वल की क़यादत नहीं आई, पर उनके राजा परवेज़ अशरफ साहब जो उनके नुमाइंदगी करते हैं, बिलावल की अदम मौजूदगी में पार्लिमानी लीडर होते हैं, वो मौजूद थे और जमातें मौजूद थी। असेंबली में बहस का आगाज़ हुआ। मैं दफ्तर खारजा से एक ड्राफ्ट रेजोल्यूशन लेकर गया। इस इजलास के बाद मेरी ख्वाहिश है, मेरी आरजू है कि ये कौमी असेंबली का ऐवान जो 22 करोड़ पाकिस्तानियों की आवाज है, ये इजलास एक मुत्तफिका करारदाद के जरिए दुनिया को अपना नुक्ता नज़र पेश करे। वो इजलास वो जो डॉक्यूमेंट है वो हमने अपोजिशन की जमातों से शेयर किया। मैं शुक्रिया अदा करना चाहूँगा डॉक्टर शरीफ मदारी साहिबा का, जिन्होंने मेरी मदद फरमाई, मावनत फरमाई, उसमें मज़ीद निखार पैदा किया। अपोजिशन के दोस्तों ने उसमें एक दो नुक्तों का इजाफा किया और हमने फराज दिली से जो उन्होंने हमें तजावीज़ दी, हमने मुस्बत समझी, हमने को इनकॉर्पोरेट किया। शहबाज शरीफ साहब ने गुफ्तगू की, मैंने गुफ्तगू का जवाब दिया। परवेज़ अशरफ साहब ने गुफ्तगू की, मैंने तहरीक इंसाफ की तरफ से गुफ्तगू का जवाब दिया। और उसके बाद इत्तफाक राय से वो करारदाद मंजूर हुई। उस करारदाद को मंजूर करवाने के बाद मैंने तुर्की के वज़ीर ख़ारजा से रुजू किया। मैंने मुख्तलिफ वज़रा ख़ारजा से फ़ोन पे राब्ते शुरू कर दिए, जिसमें सऊदी अरब की वज़ीर ख़ारजा भी है, जिसमें मिस्र की वज़ीर ख़ारजा भी है और भी है। मैं वक्त की कमी की वजह से सबका नाम नहीं लेना चाहूँगा, लेकिन उनसे मशावरत की और फैसला किया कि हम न्यूयॉर्क पहुँचे। अंकारा पहुँचा। अंकारा पहुँचकर दूसरे ही दिन रात को लेट 3-4 बजे पहुँचा। सुबह उठ के तुर्की के वज़ीर ख़ारजा से मुलाकात की, तबादला ख्याल किया, हिकमत अमली अपनाई और फिर रात को सदर अर्दोगान से नशिस्त की। सदर अर्दोगान वज़ीर आज़म पाकिस्तान से टेलीफोन पर बात कर चुके थे और उनकी आपस में मशावरत हो चुकी थी। उन्होंने मुझे उस मशावरत से आगाह किया। मैंने पाकिस्तान का नुक्ता नज़र उनके सामने पेश किया और उन दोनों ने उन्होंने इमरान खान साहब ने, सदर अर्दोगान ने, हम दोनों वज़रा ख़ारजा को इजाज़त दी कि हम अपने मिशन के लिए आगे बढ़ें। हमने फ़लस्तीन के वज़ीर ख़ारजा से रब्ता किया। उनके आने में दिक्कत हो रही थी, उनको वहाँ से निकलने नहीं दिया जा रहा था और उन्होंने मुझे जहाज़ पे खुद बताया कि उनको रमल्ला से निकलने के लिए और अम्मान पहुँचने के लिए 3 मरतबा गाड़ी तब्दील करनी पड़ी ताकि वो यहाँ पहुँच सके। बहरहाल उन्होंने हिम्मत की, हमने अपना डिपार्चर डिले किया, हमने एक दिन की ताख़ीर की और मकसद ये था कि अगर मसला फ़लस्तीन ज़ेरे बहस आना है और उसमें अगर फ़लस्तीन का वज़ीर ख़ारजा नहीं होगा तो बात बनती नहीं है। चुनांचे ताख़ीर भी होती है तो हो जाए, हम उनको साथ लेके चलेंगे। चुनांचे अल्लाह ने किया, वो दूसरे दिन एयरपोर्ट पहुँचे, हमने उनको रिसीव किया,
میں نے اور ترک وزیر خارجہ نے ان کو ریسیو کیا انکرا ایئرپورٹ پر، اور ریسیو کر کے وہیں ایئرپورٹ سے ہم روانہ ہو گئے نیو یارک کے لیے. ہمیں اطلاع ملی کہ ٹیونیشیا کے وزیر خارجہ پیرس میں ہیں اور وہ سلامتی کونسل میں ان کا کردار بڑا مثبت رہا، تو وہ بھی شامل ہونا چاہتے ہیں. انڈونیشیا کے وزیر خارجہ نے مجھ سے فون پر رابطہ کیا اور مجھ سے پوچھا کہ آپ کا کیا ارادہ ہے. میں نے کہا میں جا رہا ہوں، میں نیو یارک جا رہا ہوں. تو انڈونیشیا کی وزیر خارجہ جو خاتون ہے میری بہن، انہوں نے کہا اگر آپ جا رہے ہو تو میں بھی آ رہی ہوں، اور وہ بھی روانہ ہو گئی فرام جکارتا. اور ٹونیشیا کے وزیر خارجہ نے کہا کہ میں پیرس میں ہوں، کیا ممکن ہے کہ آپ مجھے راستے میں لے لیں؟ چنانچہ ہم پیرس رکے، ہم نے ان کو لیا، جہاز نے ریفیول کرنا تھا، ریفیول کیا، ان کو وہاں سے اٹھایا، اور خیال تھا کہ راستے میں تبادلہ خیال بھی ہو جائے گا. اور ہم نے چاروں وزرائے خارجہ نے راستے میں تبادلہ خیال کیا، صورتحال پر نظر دوڑائی. فلسطین کے وزیر خارجہ سے جو تازہ ترین صورتحال ہے، بمباری ہو رہی تھی، شیلنگ ہو رہی تھی، زمین آپریشن کی تیاریاں ہو رہی تھی، ان سے صورتحال سے آگاہی حاصل کی. اور میں نے یہاں ہدایت دی کہ جتنے وزرائے خارجہ اس اجلاس کے لیے، ہنگامی اجلاس کے لیے فزیکلی آ رہے ہیں، میں آپ سب کو رات پاکستان ہاؤس میں کھانے کی دعوت دیتا ہوں تاکہ ہم مل بیٹھیں اور مل بیٹھ کر ایک متفق کا لائحہ بنائیں. چنانچہ رات کو پہنچا اور ایئرپورٹ سے سیدھا پاکستان ہاؤس پہنچا، اور پاکستان ہاؤس میں سب وزرائے خارجہ کو وہاں دعوت دی، اور ہماری ایک طویل نشست ہوئی. اس نشست میں سب کا نقطہ نظر سنا، الجیریا کے اور مختلف ممالک کی جو وہاں نمائندگی تھی، نائجر کی وہاں نمائندگی تھی، اور وہاں بیٹھ کر ہم نے ایک لائحہ مرتب کیا کہ کل کے اجلاس میں ہم نے کیا کہنا ہے، کیا کرنا ہے. طے پایا کہ اجلاس میں ہم اپنا نقطہ نظر بھی پیش کریں گے، اور اس کے بعد متفقہ ہو کر ہم صدر جو ہیں جنرل اسمبلی کے جناب والکن بوسکر، ان سے ملیں گے اور انہیں امہ کا نقطہ نظر پیش کریں گے. 10 بجے کا اجلاس طے ہو گیا. خیال تھا کہ 3 گھنٹے یہ اجلاس چلے گا اور ہمیں اپنا جو موقف ہے وہ پیش کرنے کا موقع ملے گا. لیکن آپ کو جان کر یہ خوشی بھی ہوگی اور حیرت بھی ہوگی کہ جب اجلاس کا فیصلہ ہوا اور ایک جوائنٹ درخواست دی گئی، اس جوائنٹ درخواست میں OIC، عرب گروپ اور نان الائن موومنٹ کے طرف سے ایک جوائنٹ درخواست دی گئی، جس پر جنرل اسمبلی کے صدر نے فیصلہ کیا ہنگامی اجلاس بلانے کا. تو خیال تھا کہ 3 گھنٹے میں اجلاس سمیٹ لیا جائے گا. لیکن جب لسٹ رجسٹریشن کا آغاز ہوا کہ کون سا ملک اس میں اپنی اظہار رائے کرنا چاہتا ہے، تو آپ سن کر حیران ہوں گے 103 لوگوں نے اپنے آپ کو رجسٹر کروا دیا. تو ہم اس پہ اپنی بات کرنا چاہتے ہیں، ہم اس پہ اپنا معافی و ضمیر بیان کرنا چاہتے ہیں. تو خیال ہوا کہ 103 جو حضرات ہیں وہ تو ایک نشست پہ بات نہیں کر پائیں گے. چنانچہ فیصلہ ہوا کہ اس کو اجلاس کو بڑھانا پڑے گا اور اس کی ایک اور نشست کرنی پڑے گی. شام تک چلاتے ہیں لیکن اور نشست کرنی پڑے گی. بہرحال اجلاس ہوا، لوگوں نے بات کی، صدر جنرل اسمبلی نے بات کی، سیکرٹری جنرل اقوام متحدہ نے بات کی، جن سے میں نے پھر علیحدہ 2 طرفہ ملاقات بھی کی. اور اس پہ بھی 1 منٹ میں بات کرنا چاہوں گا کہ اس ملاقات سے ایک اور پہلو میں نے کیا اجاگر کرنے کی کوشش کی، جو میں سمجھتا ہوں کہ ویسے پاکستان کے وزیر خارجہ میرے ایمان اور میرے فرائض کا حصہ ہے. میرے دوستوں، خواتین حضرات، اس میں ہم نے اپنا موقف پیش کرنے کے بعد ہم نے ایک مشترکہ میٹنگ کی، اور ابھی مشترکہ میٹنگ ہماری جاری تھی تو فلسطین اور اتنا پریشر بلڈ ہو گیا تھا، اور اس سے پہلے پاکستان آنے سے پہلے امریکہ کے وزیر خارجہ
एंटी ब्लिंकन से मेरी टेलीफोन पे बात हुई और मैंने वहाँ जहाँ अफगानिस्तान की सूरत हाल पर बात ख्याल किया, वहाँ मैंने मसला फ़लस्तीन का जिक्र किया और पाकिस्तान का मौक़िफ़ उनकी खिदमत में पेश किया और मैंने कहा इंसानी बुनियादों पर दीन और मसले को एक तरफ रखते हुए इंसानी बुनियादों पर उन्हें फिर फौरन सफारतकारी से काम लेना चाहिए और इस मसले को सुलझाना चाहिए। मसला उलझ रहा है और मसला अगर मज़ीद उलझ गया और जंगबंदी न हुई तो ये भयानक शक्ल अख्तियार कर लेगी, पूरे इलाके को अपनी लपेट में ले लेगी, पूरा इलाका आग बगोला हो जाएगा। बहरनो हमारी गुफ्तगू जारी थी तो फ़लस्तीन के वज़ीर ख़ारजा को मिस्र के वज़ीर ख़ारजा का फ़ोन आया और उन्होंने कहा कि आपका इजलास और आपकी काविशें और हमारी जुस्तजू रंग ले आई है। अभी हमें इजराइल ने ये पैगाम दिया है कि वो जंगबंदी के लिए तैयार है और दोनों अतराफ फैसला हो गया कि आज रात को जंगबंदी का ऐलान हो गया और रात से उस पर अमल दरामद शुरू हो जाएगा। तो मेरे भाइयों, ये अल्लाह का करम था, उसके हबीब के सदके हम जिस मकसद के लिए आए वो हमारा पहली ही नशिस्त में मकसद पूरा हो गया। और आज मैं पाकिस्तान लौट रहा हूं उस मिशन की कामयाबी के बाद जो इमरान खान ने मुझे सौंपा था। नारे तकबीर, नारे तकबीर, मेरे दोस्तों, पाकिस्तान जिंदाबाद, इमरान खान जिंदाबाद। कल मैंने अपनी सेक्रेटरी जनरल की मुलाकात में उनसे गुजारिश की। मैंने कहा अल्लाह के फजल करम से पहला कदम, एक मुस्बत कदम तो उठ गया है, ये बहुत मुस्बत है, नाकाफी है। मुस्बत इसलिए है कि इंसानी जानों का ज़िया बंद हो गया, नाकाफी इसलिए है कि चिंगारी सुलग रही है और आग फिर भड़क सकती है और इसका अगर हम देर पा हल तलाश नहीं करेंगे तो ये पूरा मशरिक़ वुस्ता इसकी नजर हो सकता है। खुदारा अपना किरदार अदा कीजिए, खुदारा तारीफ आपकी तरफ देख रही है, अपना किरदार अदा कीजिए और किसी मुस्तकिल हल के लिए के हसूल के लिए मेज पर बिठाई हुई पुस्तक का तलाश कीजिए। ये मैं उनसे मुतालबा करके आया हूँ, उनसे गुजारिश करके आया हूँ। और वहाँ मैंने एक और बात भी की। मैंने कहा जनाब सदर, मैं एक तारीख का तालिब इल्म हूँ और एक सियासी कारकुन हूँ। मैंने जितना फ़लस्तीन के मसले को देखा है, समझा है, मेरी नज़र में एक जो चीज़ उठी है। आप जानते हैं, मुझसे बेहतर जानते हैं कि मसला फ़लस्तीन सलामती काउंसिल के एजेंडे पे मौजूद है, अरसे दराज से मौजूद है, कई करारदादें मौजूद हैं, सलामती काउंसिल के रेजोल्यूशन मौजूद हैं। लेकिन मैं जितना पढ़ता हूँ, जितना देखता हूँ और जितना मुझे फ़लस्तीनियों के साथ इजहार हमदर्दी होता है और मेरी आंख उनके हालात को देख के नम होती है, वहाँ मेरे ज़मीर में एक और आवाज़ उठती है कि जो रोना मैं आज फ़लस्तीन का रो रहा हूँ, क्या यही कैफियत मेरी मकबूजा कश्मीर की नहीं है? यही कैफियत आज मकबूजा कश्मीर के लोग क्या कह रहे हैं? हक खुद इरादत की बात कर रही है, फ़लस्तीनी हक खुद इरादत की बात कर रहा है। आज मकबूजा कश्मीर के लोग क्या कह रहे हैं? हमें डेमोग्राफिक रिस्ट्रक्चरिंग से बचाओ, हमें एथनिक क्लेंजिंग से बचाओ, यही फ़लस्तीन कह रहा है। आज मकबूजा कश्मीर के लोग क्या कह रहे हैं? वो कह रहे हैं हम पर जुल्म ढाया जा रहा है, सर्च एंड कॉर्डन ऑपरेशन में हमारे जवान बच्चों को उठाया जा रहा है और फिर हमें पता नहीं चलता, सिस्कियां तक सुनाई नहीं देती, लाशें मिलते हैं तो कई दफा वो भी नहीं मिलते, जनाजा पढ़ने की इजाजत नहीं है। वो कहते हैं कि मुसलसल फायरिंग होती है, आवाज बंद है, इंडिपेंडेंट ऑब्जर्वर कह नहीं सकता।
होती नहीं है, ब्लैक आउट है, कदगने हैं। क्या फलस्तीन में, क्या गाजा में और श्रीनगर में इस तो सब दिखाई नहीं दे रहा। और मैंने कहा जनाब सेक्रेटरी जनरल, अगर मसला फलस्तीन हल नहीं होगा तो मशरिक़ वस्ता में देर पा अमन नहीं होगा, और अगर मसला कश्मीर हल नहीं होगा तो बर्रे सगीर में देर पा अमन हासिल नहीं होगा। मैं बहसीयत पाकिस्तान के वजीर खारजा के कह रहा हूं, हम हिंदुस्तान के साथ अमन से रहना चाहते हैं, हम नहीं झगड़ना चाहते, हम जंग नहीं चाहते। जंग खुदकुशी है, एटमी कुव्वतें हैं। हम अमन चाहते हैं, हम चाहते हैं हम अपने वसाइल, अपने मुल्क की तालीम, सेहत, बच्चों के रोजगार के लिए खर्च करें। हम गरीब मुल्क हैं, हमारे महदूद वसाइल हैं, हमारे बेपनाह अंबार हैं वसाइल के। हम उन महदूद वसाइल को लोगों की बेहतरी के लिए खर्च करना चाहते हैं, न कि असले पे उनको झोंकना चाहते हैं। वो कैसे होगा? अमन से होगा। हम अमन से रहना चाहते हैं। अमन कैसे मिलेगा? अमन तब मिलेगा जब हमारे बुनियादी मसाइल हल होंगे। हमारे बुनियादी मसाइल कैसे हल होंगे? हमारे बुनियादी मसाइल तब हल होंगे जब हम गुफ्तगू पर बैठेंगे। मेज से कौन भागा? हिंदुस्तान भागा, पाकिस्तान नहीं भागा। कॉम्प्रिहेंसिव डायलॉग से फरार किसने हासिल किया? हिंदुस्तान ने किया, पाकिस्तान ने नहीं किया। कॉम्प्रिहेंसिव डायलॉग से कौन भागा? हिंदुस्तान भागा, पाकिस्तान नहीं भागा। मुझे याद है, मैं दिल्ली में था, प्रणब मुखर्जी से बात की थी। पाकिस्तान ने तो कभी इनकार नहीं किया। 5 अगस्त 2019 की यकतरफा इक़दामात किसने उठाए? मामलात किसने बिगाड़े? पूरे बर्रे सगीर के क्लाइमेट को विशिएट किसने किया? पाकिस्तान ने नहीं किया, हिंदुस्तान ने किया है। उसका अदाला किसने करना है? हिंदुस्तान ने करना है। हिंदुस्तान करे, हम त्यागदारी से गुफ्तगू के लिए तैयार हैं। मैं गुफ्तगू से इसलिए नहीं घबराता क्योंकि मुझे अपने केस की सदाकत पर मेरा ईमान है कि हमारी बात सच्ची है। और जो बात सच पे मबनी होती है वो आवाज नहीफ ही क्यों ना हो, दूर तक सुनाई देती है, कमजोरी क्यों ना हो। सच्चाई की बड़ी ताकत है, सच्चाई का बड़ा वजन होता है। मेरा ईमान है पाकिस्तान का मौक़िफ़ सच्चाई के बदली है। सुनो तो सही, आँख तो ना चुराओ, मुंह तो ना फेरो। मसला फ़लस्तीन के साथ साथ मसला कश्मीर भी सलामती काउंसिल के एजेंडे पे है। सलामती काउंसिल की करारदादें मौजूद हैं और मैंने कहा मैं और बात क्या करूं, कम से कम मेरे अपने हाथ से, मेरे अपने दस्तखतों से जनाब सदर सलामती काउंसिल और जनाब सेक्रेटरी जनरल, मेरे कम से कम आप अपने रिकॉर्ड का मुताला किए 13 खतूत आपकी नजर मैंने किए हैं जिसपे मैंने पूरा पाकिस्तान का मुकदमा लिख के आपको सामने पेश किया है। हमारा मुकदमा है क्या? हमारा मौक़िफ़ क्या है? हम चाहते क्या है? हमारा रोना क्या है? कम से कम 13 खतूत रिकॉर्ड के हैं जो मैंने आपको इस वक्त इन 5 अगस्त 2019 के बाद कम से कम 13 खत मैं लिख चुका हूं आपको और अपना मुद्दा आपके सामने रख चुका हूं। आपकी जिम्मेदारी है, इस पर तवज्जो फरमाएं। तो मेरे साथियों, मेरे बुजुर्गों, आप पार्टी का साफा हैं, आप उनमें से वो यहाँ तशरीफ फरमा है। आपने इमरान खान का उस वक्त साथ दिया जब पुराने सियासी पंडित तहरीक इंसाफ को किसी वजूद में लाते ही नहीं थे और जो तहरीक इंसाफ की सफे में झंडे उठाते थे उस पर फब्तियाँ कसते थे, मजाक उड़ाते थे। क्या बात कर रही है, इनकी क्या सियासी वजन है, क्या हैसियत है। लेकिन आपने देखा कि अल्लाह के फजल करम से इमरान खान ने और तहरीक इंसाफ ने उस 2 पार्टी सिस्टम को तोड़ा। और आज अल्लाह के फजल करम से न सिर्फ मरकज में, न सिर्फ पंजाब में, बल्कि खैबर पख्तूनख्वा में भी आपकी हुकूमत है। और यकीन कीजिए, मेरी आज पेशन गोई सुनिए, मैं एक दरवेश का बेटा हूँ।
کہ جو میں سندھ کے حالات دیکھ رہا ہوں اور جو میں سندھ میں ظلم اور ناانصافی اور کرپشن دیکھ رہا ہوں، خدا کی قسم اگر وہاں میں صحیح لوگ مل جائیں تو سندھ کی دھرتی بھی تحریک انصاف کو قبول کرنے کے لیے تیار ہے۔ پاکستان زندہ باد، پاکستان زندہ باد، تیار ہے، انصاف تیار ہے۔ اور یہ میں ہوا میں بات نہیں کر رہا، میں 2018 میں بلے کا نشان لے کر گیا، گھر پار کر کے میں گیا اور 1 لاکھ ووٹ لے کر بلے کے میں یہ ہوا میں بات نہیں کر رہا، میں آزما کے بات کر رہا ہوں۔ سو میرے دوستوں ساتھیوں، آپ دعا کیجیے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں اپنے اس امتحان میں سرخرو فرمائے۔ آپ دعا کیجیے کہ اللہ تعالیٰ عمران خان کو کامیابی عطا فرمائے۔ ہمیں مشکل حالات سے ہم دو چار ہیں۔ عمران خان کو ایک بگڑی ہوئی معیشت ملی، عمران خان کو کھوکھلے ادارے ملے، عمران خان کو ایک بڑی محدود اکثریت کی حکومت ملی۔ 2/3 اکثریت نہیں ہے ہمارے پاس جو ہم آئین کو اپنی مرضی سے پلٹ دیں، موڑ دیں۔ ایک تھن میجورٹی کے ساتھ ہم مرکز میں حلیفوں کے سہارے پر حکومت کر رہے ہیں۔ پنجاب میں ایک تھن میجورٹی کے ساتھ حلیفوں کے سہارے پر ہم حکومت کر رہے ہیں۔ ہاں، خیبر پختونخوا کے لوگوں نے ہم پر دوبارہ اعتماد کیا اور واضح اکثریت تھی، ہم ان کے شکر گزار ہیں۔ ان حالات کے اندر کبھی کسی کرپٹ کو ہاتھ ڈالتے ہیں تو اجتماع ہو جاتا ہے، مافیا اکٹھا ہو جاتا ہے، دھمکیاں دیتا ہے کہ ہاتھ نرم کرو نہیں تو چینی کی قیمت 100 روپے سے تجاوز کر جائے گی۔ چینی مافیا تھا، چینی مافیا تھا، چینی مافیا تھا۔ جلسہ نہیں ہے کہ بات سنیے۔ عرض یہ ہے وہ ہاتھ ڈالنے کی کوشش کرتا ہے، کسی کرم کو ہاتھ ڈالنے کی کوشش کرتا ہے، ایکا ہو جاتا ہے، ایک مجمع جمع ہو جاتا ہے، دھمکیاں ملتی ہیں، حکومت کو الٹانے کی بات کی جاتی ہے، اکثریت کو پلٹنے کی، اقلیت میں بدلنے کی بات کی جاتی ہے۔ ساتھیوں، میں نے ملتان میں کہا تھا، اب میں ریکارڈ کی بات کر رہا ہوں، خان میرا چیئرمین سامنے بیٹھا تھا، وزیر اعظم سامنے بیٹھا تھا، میں نے کہا خان عزت اللہ دیتا ہے، اس کرسی پہ تمہیں اللہ نے اپنے حبیب کے صدقے بٹھایا ہے، ڈٹ جاؤ، مت پرواہ کرو تیتر کی پٹیل کی۔ بہت تنقید کی گئی، بہت تنقید ہوئی مجھ پر کہ کہا گیا تیتر پٹیل، خدا نہ خواستہ کسی کی گستاخی مطلوب نہیں ہے، محاورتاً کہا تھا، کسی کی ذات کو نشانہ نہیں بنایا تھا، ایک محاورہ ہے، اردو کا محاورہ ہے، یا ان الذی یا ان الذی، یہ کیا ہے؟ ساتھ بھی ہیں اور نہیں بھی ہیں۔ خان ہمارا لیڈر ہے لیکن کیا خان پہ اعتماد ہے، اور پھر اگر اعتماد ہے تو پھر مکمل کرو، بھروسہ کرو۔ وہ کہتا ہے میں انتقام نہیں لینا چاہتا، وہ کہتا ہے انصاف ہوگا، میری جماعت انصاف کی ہے، تو پھر بھروسہ کرو، دھمکیاں نہ دو، کیونکہ خان اپنے مزاج کا ہے، دھمکی لے گا نہیں۔ یہ میں خاموشی سے کہہ رہا ہوں کہ بات باہر نہ چلی بالکل کسی دھمکی میں نہیں آئے گا، ڈٹ کر اپنے موقف پہ کھڑا ہوگا۔ اور آج تحریک انصاف کے کارکن کو فیصلہ کرنا ہے کہ کیا حکومت عزیز ہے، یا جس مقصد کے لیے تحریک انصاف کی عمران نے بنیاد رکھی تھی، کرپٹ مافیا کا مقابلہ کرنا عزیز ہے۔ آج یہ فیصلہ تحریک انصاف کے کارکن کو کرنا ہوگا۔ اگر یہ جماعت آپ نے کرپٹ مافیا سے نجات حاصل کرنے کے لیے بنائی، اگر یہ جماعت آپ نے نئے پاکستان کی بنیاد رکھنے کے لیے بنائی، تو پھر سامنے سینہ سے پر ہو جاؤ اور مقابلہ کرو انشاءاللہ۔ تحریک انصاف کے کارکنوں، عمران کی قیادت کے تلے، اس کے جھنڈے کے تلے سب آرا ہو جاؤ اور مقابلہ کرو، اور میرا ایمان ہے فتح تمہاری ہوگی۔ کیونکہ جہاز پکڑنا ہے، وقت کم ہے۔ کچھ اور بولو شاہ صاحب، رکو نہیں۔
جہاز اڑ گیا تو ہم کیا کریں؟ میرا ذاتی دیکھیے ایئر لائن میں جانا ہے. 2 باتیں کرنا چاہوں گا آپ کے متعلق. ہمیں آپ پر فخر ہے. آپ پر فخر اس لیے ہے کہ کووڈ انوائرمنٹ میں خیال یہ تھا کہ پاکستان کی طرف ترسیل کم ہو جائے گی, ترسیل کم ہو جائے گی. لیکن سلام ہو آپ کو امریکہ کے رہنے والے پاکستانیوں کہ کووڈ انوائرمنٹ میں اس سال ریمیٹنسز کم نہیں 47% بڑھ گئی ہیں. ٹائم نہیں ہے, ٹائم نہیں ہے. اب میری گزارش یہ ہے, آپ نے بھی کہا, آپ نے بھی فرمایا, بھائی آپ نے فرمایا, کسی اور دوست نے بھی ذکر کیا کہ اوورسیز پاکستانیوں کو احساس شمولیت دیا جائے. ہم نے 2 فیصلے کیے ہیں. عمران خان نے 2 فیصلے کیے, تحریک انصاف نے 2 فیصلے کیے. نمبر 1, ہم انشاءاللہ قانون سازی کرنے جا رہے ہیں, اور مجھے امید ہے کہ جو اور دعوے دار ہیں سیاسی, جو کم از کم کہتے یہ ہیں, یہ اور بات ہے بھائی جان, اس کو چھوڑ دے, بات سنیں, فوٹو بن جائے گی, چھوڑ دے. It is more important what I am saying than this photograph of yours. بیٹھ جائیں. ہم نے فیصلہ کیا ہے کہ انشاءاللہ ہم قانون سازی کریں گے اور اوورسیز پاکستان کو پاکستان کے فیصلوں کا حصہ دار بنائیں گے, رائٹ آف ووٹ دیں گے. اور اس کے ساتھ ایک اور فیصلہ کر رہے ہیں, اور وہ فیصلہ یہ ہے, ہم نے الیکٹرک ووٹنگ کی مشین بھی لے کی, اور کہا ہے آؤ دیکھو یار اس کو, آؤ ہم نے اسمبلی میں لگا رکھی ہے, آؤ دیکھو, تجویز لاؤ, ہم انتخابی اصلاحات کرنے کے لیے تیار ہیں, تاکہ وہ پاکستانی جو پاکستان کو چلا رہے ہیں, جو آج پاکستان کی ایکسپورٹ سے زیادہ پاکستان کو پیسہ بھیج رہے ہیں, کیا ووٹ کا حق ان کا نہیں ہے؟ اور اگر ہے تو پھر میرا آج مطالبہ ہے کہ پاکستان کے باہر رہنے والے لاکھوں پاکستانیوں ہر جماعت کی قیادت سے رابطہ کرو اور انہیں کہو کہ عمران خان کی اس قانون سازی میں رکاوٹ نہ بنو, رکاوٹ نہ بنو. یہ نہیں کہ ہاتھی کے دانت دکھانے کی اور چبانے کی اور. باہر جاتے ہو, اوسلو جاتے ہو تو ان سے ہمدردی جگاتے ہو, اور جب وہ کہتا ہے کہ ان کو ووٹ کا حق دے دو تو آئے نہ فیصلہ کر لو. اور دوسرا فیصلہ جو عمران خان کرنا چاہ رہا ہے وہ اوورسیز پاکستانیز کے لیے کہ ان کو بھی اجازت مل سکے اور ہم وہ پاکستان کی پارلیمنٹ میں اگر الیکشن لڑنا چاہیں تو ان کو حق ہو اس کے لیے بالکل لینا بھی چاہتے ہیں. اس کے لیے ہمیں قانون سازی کرنی ہوگی, آئین میں ترمیم کرنی ہوگی. ہمارے پاس 2/3 اکثریت نہیں ہے. نہیں اسی ٹائم ہو سکتا ہے, نیتیں صاف کر لو بھی ہو سکتا ہے. کس لیے اگر اوورسیز پاکستانیوں پر ان کے حق پر پیپلز پارٹی کو اعتراض نہیں ہے, اگر ان کے حق پر مسلم لیگ کو اعتراض نہیں ہے, تو کیا مسلم لیگ, پیپلز پارٹی اور تحریک انصاف مل کر 2/3 اکثریت نہیں بناتے ہیں نا؟ تو آؤ بنائیں. ہم بل لے کے آتے ہیں. عمران خان بل رکھتا ہے, ہم بل لے کے جاتے ہیں, ہماری وزارت قانون بل بناتی ہے, ہم رکھتے ہیں, تو ووٹ دے دو, دودھ کا دودھ پانی کا پانی ہو جائے گا. یہ ہماری خواہش ہے, یہ ہمارا ارادہ ہے. دعا کیجیے کہ اللہ تعالیٰ اس ارادے میں عمران خان کو کامیاب کرے. دعا کیجیے کہ اللہ تعالیٰ پاکستان کو ہر اندرونی انتشار سے محفوظ رکھے. دعا کیجیے اللہ تعالیٰ پاکستان کو ہر بیرونی یلغار سے محفوظ رکھے. اور میں جانتا ہوں بحیثیت وزیر خارجہ کہ آگے آزمائش کے دن ہیں, افغانستان کی صورتحال پر آزمائش کے دن آنے والے ہیں. اللہ تعالیٰ وہاں امن و استحکام کے حصول میں ہمیں کامیابی عطا فرمائے. اور اجازت سے پہلے
ایک نعرہ پاکستان زندہ باد، تحریک انصاف زندہ باد، عمران خان زندہ باد، تشکیل بنے گا پی ٹی آئی USA شاہ محمود قریشی